आज पूरे इंडिया में आईफोन 17 का अकाल पड़ा हुआ है। चाहे आप ऑफलाइन ढूंढो या ऑनलाइन, आपको कहीं पर भी आईफोन 17 नहीं मिल रहा होगा। शायद एप्पल ने सप्लाई इसलिए रोक रखी है क्योंकि वो लोग डब्बे पर नया MRP प्रिंट कर रहे हैं, क्योंकि जापान में आईफोन के प्राइसेस बढ़ गए हैं, इंडिया में भी कभी भी बढ़ सकते हैं। इसीलिए जो लोग पहले आईफोन 17 खरीदने के बारे में केवल सोच रहे थे, अब वो लोग भी एक्टिव हो चुके हैं कि पता नहीं आगे चलकर मिलेगा या फिर नहीं। और इस बार तो ये भी सेंस नहीं बना था कि 1.5 महीने बचे हुए हैं आईफोन 18 खरीद लेंगे, क्योंकि आईफोन 18 अगले साल मार्च के आसपास आएगा। तो मैं इस फोन को पहले 9 महीने तक iOS 26 पर और अभी पिछले 1.5 महीने से iOS 27 पर चला रहा हूं, जिससे मुझे इसके फंडामेंटल प्रॉब्लम का भी पता है और iOS 27 के आने के बाद इसमें क्या इंप्रूव होगा उसका भी आइडिया है। तो आईफोन 17 लेने का मन है तो पैनिक बिल्कुल भी मत करना, ये वीडियो एंड तक देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप ये फोन लेते हो तो आने वाले 2-3 साल तक क्या ये एक अच्छा फोन रहने वाला है। किसी एंड्रॉइड फोन से अगर इस पर शिफ्ट होते हो तो आपको क्या क्या कमियां मिलेंगी। पहले से अगर आईफोन यूज करते हो तो किस आईफोन यूजर को इस पर अपग्रेड करना चाहिए और किसे इसे कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। तो डिजाइन इसका बिल्कुल आईफोन 16 वाला ही है। हाँ, एक सरप्राइजिंग चीज जरूर हुई मेरे साथ, इसके कलर को लेकर मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट मिला है। डिस्प्ले 6.1 से 6.3 इंच हो गई है, लेकिन इन हैंड फील में आपको कोई अंतर फील नहीं होगा, क्योंकि ये साइज बेजल्स को कम करके बढ़ाया गया है, ना कि बॉडी साइज को बढ़ाकर। बटन्स आज भी उतने ही टैक्टाइल हैं जितना ये डे 1 पर थे, और केस के साथ ये फोन 4-5 बार गिर चुका है। सामने से ये टेम्पर्ड जरूर टूट गया है, लेकिन फंक्शनैलिटी वाइज कोई भी कमी नहीं आई है। और इतिहास गवाह रहा है कि नॉन प्रो आईफोन्स की बैटरी कभी भी बहुत अच्छी नहीं थी, और 10 महीने इसे यूज करने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि इसकी भी नहीं है। इसमें सिर्फ 3692 mAh की बैटरी आती है, और सेम इसी फॉर्म फैक्टर के आईफोन 17 प्रो के अंदर 4252 mAh की बैटरी आती है। हाँ, माना कि वो थोड़ा मोटा है, लेकिन इसे भी कर देते क्या ही चला जाता। 10 महीने बाद 275 चार्ज साइकिल के साथ इसकी बैटरी 95% पर है, जो एक्सेप्टेबल है। तो अब ये नंबर्स देखो। फोन को मैंने 100% चार्ज किया, 1 घंटा YT शॉर्ट्स चलाने पर फोन 13% बैटरी कंज्यूम कर गया, 1 घंटा X चलाने पे 14%, 1 घंटा इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने पर 17%। और असली दिक्कत तब आती है जब हम इस फोन से थोड़ा हैवी काम करते हैं। घर के अंदर BGMI खेलने पर 1 घंटे में ये 39% बैटरी कंज्यूम करता है। तो 4 घंटे के यूज के बाद फोन के अंदर 17% बैटरी रह गई थी। 17% पर मैंने फोन के अंदर 4K 60 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग चलाकर छोड़ दी। ये 17% में 26 मिनट की वीडियो बना पाया। तो अब ये BGMI का पावर कंजम्पशन देखकर मुझे लगा कि कोई ग्लिच हुआ होगा, तो मैंने दोबारा से इसको टेस्ट करा। दोबारा इसने 38% बैटरी कंज्यूम करी। तो नॉर्मल टू मीडियम कंडीशन के अंदर ये आपको 5 से 6 घंटे का ही मैक्सिमम SOT दे पाएगा, जो आज किसी भी एंड्रॉइड से काफी कम है। और ये सारे टेस्ट मैंने वाईफाई पर करे हैं। अगर आप 5G पर यूज करोगे तो आपका आधा घंटा आप और मान लो कम हो जाएगा। अब चार्जिंग की बात करें तो ये आईफोन 16 से थोड़ा सा फास्ट है, लेकिन नंबर्स इसके भी डिसअपॉइंटिंग है। मैंने इसे AC नॉन AC दोनों रूम में टेस्ट करा। चार्ज करने के लिए 67 वॉट का मेरा मैकबुक वाला चार्जर यूज करा। अब AC रूम में 0 to 80 जाने में ये 48 से 52 मिनट्स लेता है, लेकिन 0 to 100 जाने में ये 1 घंटा 32 मिनट लेता है। मतलब लास्ट के 20% को चार्ज करने के लिए इसने 40 मिनट लिए। AC बंद करने के बाद 0 to 80 ये 55 मिनट में चार्ज होता है, और 0 to 100 जाने में 1 घंटा 45 मिनट। मैंने ऑनलाइन भी चेक करा, इसके आसपास ही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरे इस यूनिट के अंदर कोई तो दिक्कत है। और फोन को चार्ज करते टाइम आपको कई बार ये वाला मैसेज भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप आईफोन लेने का सोच ही चुके हो तो मैं आपको ये वाली वीडियो रिकमेंड करूंगा, उसे जाकर देख लेना। एक नया आईफोन कैसे सेटअप करना होता है ताकि आपकी बैटरी मैक्सिमम चल सके। चलो अब उसकी बात करते हैं जिसका यूज करके एप्पल अपने प्रो आईफोन को अपने नॉन प्रो आईफोन से अलग दिखाता था। द डिस्प्ले। स्पॉइलर अलर्ट, डिस्प्ले बहुत तगड़ी है, परफेक्ट नहीं। इसमें एप्पल ने आईफोन 17 प्रो वाली ही डिस्प्ले दे दी, विच मींस आप अभी के टाइम में कितना ही महंगा फोन क्यों ना ले लो, आपको इससे बेटर डिस्प्ले नहीं मिलेगी। इस डिस्प्ले में आपको 2 शक्तियां मिलती हैं जिसको मैं आपको यूज करने की सलाह नहीं दूंगा। पहला सिरामिक शील्ड 2, जो आज किसी भी स्मार्टफोन में आने वाली सबसे ज्यादा स्क्रैच रेजिस्टेंट डिस्प्ले है। तो अगर आप चाहो, आपका बहुत मन है, तो ये एक ऐसा फोन है जिसको आप बिना टेम्पर्ड के यूज कर सकते हो। दूसरा एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग। इसकी सैमसंग जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अब LTPO आने की वजह से ये 1 हर्ट्ज तक जा सकता है, जिसकी वजह से इसमें AOD भी मिलता है। लेकिन AOD यूज करने पर बैटरी लाइफ के अंदर 15 मिनट के आसपास का आपको अंतर मिलेगा। ऑलरेडी बैटरी लाइफ थोड़ी कम है, तो मैं इसे वैसे भी यूज नहीं करता। और जो भी लोग कहते हैं कि इस नॉच पर ध्यान नहीं जाता, हाँ, थोड़ी देर यूज करोगे ये गायब हो जाएगा, लेकिन जब भी ऐसा कंटेंट सामने आता है तो फिर नॉच की याद आ जाती है। आप मानो या मत मानो, मूवी देखते टाइम भी ये नॉच बीच में आती है। अब बात करते हैं उस फंडामेंटल प्रॉब्लम की जिसकी बात मैंने शुरुआत में करी थी, वो है इसकी परफॉर्मेंस। देखो, एप्पल खुद कहता है कि उनका फोन हमारे एनवायरनमेंट में चलने के लिए बना ही नहीं है। इनके हिसाब से एक्सट्रीम एम्बिएंट टेम्परेचर है 35 डिग्री। हमारे यहाँ गर्मियों में जब 35 डिग्री हो जाए तो हम कहते हैं मौसम बहुत अच्छा है। सिर्फ चार्ज करने पर यह फोन 39 डिग्री तक चला जाता है। आउटडोर में कैमरा यूज करोगे 15-20 मिनट बाद ब्राइटनेस ड्रॉप होनी ही होनी है, प्लस UI भी जिटर करने लग जाता है। तो क्या ये ज्यादा हीट करने वाली प्रॉब्लम सिर्फ इसी आईफोन में है? तो नहीं, आईफोन 17 और इससे नीचे के जितने भी फोन्स हैं उन सब में ये प्रॉब्लम है, इवन इन द प्रो सीरीज फोन्स।
सिर्फ 17 प्रो और 17 प्रो मैक्स के अंदर ये जो वेपर कूलिंग चेंबर दे रखा है उसकी वजह से वो लोग बच जाते हैं। तो अब अगर आपका काम ऐसा है जहां पर आप 80% घर के अंदर रहते हो और एसी वाला एनवायरनमेंट है, वहां पर ये फोन मोर देन इनफ परफॉर्मेंस निकाल कर दे देगा आपके लिए। लेकिन घर के अंदर भी अगर आप गेमिंग करते हो और एसी नहीं चल रहा, उस टाइम पर इसका टेम्परेचर 44 डिग्री तक चला जाता है। सिमिलरली अगर आप आउटडोर के अंदर बहुत देर तक फोटोज खींच रहे हो या बहुत देर तक वीडियोस बना रहे हो, तब भी ये बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है। मैं इसे पूरा ओवर हीटिंग भी नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ गर्म ये होता है। तो क्या ये चीज आपके लिए डील ब्रेकर है? तो डिपेंड करता है आपके यूज केस पर। मैं मोस्टली घर के अंदर रहता हूं, मेरे लिए नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा वीडियोस बनाते हो, आउटडोर में ही काम करते हो और आप ऐसे 20-20 सेकंड की रिकॉर्डिंग नहीं करते, लंबी सेशन की रिकॉर्डिंग करते हो, तो फिर ये आपके लिए नहीं है। इसके बाद मुझे थोड़ी सी शिकायत इसके स्पीकर्स को लेकर भी है। नॉन प्रो आईफोन्स के स्पीकर्स कभी भी बहुत ज्यादा लाउड नहीं थे, लेकिन ये 16 के मुकाबले थोड़ा सा मुझे वीक फील होता है। बेस, ट्रेबल, मिड्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन वही लाउडनेस में थोड़ा सा कम है। रही बात रैम मैनेजमेंट की, वो भी बहुत अच्छा है। स्पेशली iOS 26.4 के बाद ये बहुत ही अच्छा हो गया था। अभी मैं क्योंकि इसमें 27 का बीटा इंस्टॉल करके यूज कर रहा हूं, तो यहां पर रैम मैनेजमेंट वापस से खराब हो गई है। लेकिन अगर आप स्टेबल वर्जन पे रहोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब iOS 27 की बात हो ही गई है, तो अगर ये फोन आपको 26 पर यूज करना होता तो मेरा जवाब कुछ और होता। लेकिन क्योंकि 1.5 महीने बाद ही iOS 27 का स्टेबल वर्जन आ जाएगा, तो अब मेरा जवाब कुछ और है। iOS 26 आज तक का एप्पल का सबसे बगिएस्ट सॉफ्टवेयर था, और क्योंकि मैं 27 का बीटा यूज कर रहा हूं, तो कुछ बग्स इसके अंदर भी हैं। जैसे कई बार यहां पर आइकन्स लोड नहीं होते, सिरी बोलते बोलते गायब हो जाती है। और फाइनली iOS 27 में वो बेसिक वाले फीचर्स आ गए हैं जिसके ना होने की वजह से मैंने आईफोन छोड़कर एंड्रॉइड पर शिफ्ट किया था। जैसे पहले आप ब्लूटूथ, एयर ड्रॉप या मोबाइल डेटा वाले ऑप्शन को इस डब्बे के बाहर नहीं निकाल सकते थे। अब ना आप इसको सिर्फ बाहर निकाल सकते हो, बल्कि इसका शेप भी चेंज कर सकते हो। इसके बाद कई बार ये प्रॉब्लम आती है, आपने कोई फोटो खींची, आप उसको वॉलपेपर पे लगाना चाहते हो, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज्यादा जूम हो जाती है तो आप उसको यूज नहीं कर पाते। लेकिन अब आप AI की हेल्प से इसको ठीक कर सकते हो और जो फोटो आपने खींची है उसी को एज अ वॉलपेपर यूज कर सकते हो। बाकी ये फोटो में ओरिएंटेशन चेंज करने वाला ऑप्शन कूल दिखता है, लेकिन मुझे अभी तक इतना प्रैक्टिकल नहीं लगा। लेकिन हाँ, एक फीचर है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। अगर आप मल्टीपल फोटोज या कुछ भी सेलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पर दिख जाता है एक साथ कि आपने क्या क्या सेलेक्ट करा है। आपको ऐसे स्क्रॉल करके बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ती। और फाइनली अब मैं अपने कार प्ले के अंदर अपने गाने को आगे पीछे कर सकता हूँ। एयर ड्रॉप फास्ट हुआ है, मैंने ये चीज नोटिस भी करी है। और पहले बड़ी फाइल शेयर करने में वो कभी कभी एरर भी आ जाता था, अभी तक मुझे एक बार भी एरर नहीं आया है। वीडियो में किसी भी फ्रेम की फोटो लेनी हो तो उसके लिए स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया है। इसमें क्लिपबोर्ड तो अभी तक नहीं आया है, लेकिन अगर आप कहीं से कोई फोटो या टेक्स्ट कॉपी करते हो तो कीबोर्ड के अंदर ही उसको पेस्ट करने का ऑप्शन आपको दिख जाता है। रही बात AI की, तो फाइनली अब हम ये कह सकते हैं कि आईफोन में आपको AI मिलता है। पहले जो लोग कहते थे कि आईफोन में AI है, उनको नरक की सजा मिलनी चाहिए थी। सबसे पहले तो AI का डेडिकेटेड ऐप आ गया है। वहां पर सिरी से आप जो भी बात करते हो उसकी सारी कॉन्वर्सेशन रहती है और सिरी आपके कॉन्टेक्स्ट को भी याद रखता है। तो अगर आप चाहो तो वहीं से बात को दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हो। और आप इसे अपने चैट GPT से भी कनेक्ट कर सकते हो, तो आपने चैट GPT से जो बात करी होगी उसका कॉन्टेक्स्ट भी सिरी के पास आ जाएगा। इसके बाद आपके फोन के अंदर कुछ भी इंफॉर्मेशन है, चाहे आपके फोटो में, नोट्स में, कहीं पर भी, स्पेशली एप्पल के एप्स में, तो वो सारी इंफॉर्मेशन सिरी एक्सेस कर सकता है। अब ये यूज करने में बहुत ज्यादा कूल है, लेकिन उतना ही ज्यादा स्कैरी भी है, क्योंकि iPhone 17 Pro, 17 Pro Max और iPhone Air, इसके अंदर तो 12 GB रैम है। यहाँ पर ये सारे काम ऑन डिवाइस होता है। लेकिन iPhone 17 और इससे पहले के जितने भी फोन्स हैं जहाँ पर 8 GB की रैम है, उन सबको इस फीचर के काम करने के लिए इंटरनेट पर डिपेंडेंट होना पड़ता है, विच मीन्स कि वो क्लाउड पर भेजकर ये सारी प्रोसेसिंग करता है। तो ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्लाउड पर जाना थोड़ा सा रिस्की तो है, भले ही वो एप्पल ही क्यों ना हो। बाकी एक और चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, अगर मेरे स्क्रीन पर कोई नंबर है तो मैं सिरी से कह के डायरेक्टली उसे कॉल कर सकता हूँ। इनमें से कोई भी काम आप इस फोन को लेते ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये फोन आएगा iOS 26 पर। ये सारे काम 2 महीने बाद जब iOS 27 का स्टेबल वर्जन आ जाएगा तब आप कर पाओगे। चलो अब लास्ट में बात करते हैं इसके कैमरास की। ये टिपिकल आईफोन वाली ही फोटोज लेता है, कलर को बूस्ट नहीं करता, स्किन स्मूथिंग या फेस को गोरा करने की कोशिश नहीं करता। एप्पल हमेशा से अपने आईफोन के कैमरास को रिलायबल बनाने की कोशिश करता है। तो अगर मेरी लाइफ में कोई ऐसा इवेंट होने वाला है जो सिर्फ 1 सेकंड के लिए होगा और मुझे उसे स्मार्टफोन से ही कैप्चर करना है, तो मैं हमेशा एक आईफोन को चूज करूंगा। अब इस 80,000 के सस्ते वाले आईफोन के अंदर हमें 2 कैमरास मिलते हैं, 48 मेगापिक्सल का मेन
मेन 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, सामने की तरफ 18 मेगापिक्सल का एक स्क्वायर सेंसर मिलता है। सबसे पहले हम उसी की बात करते हैं, क्योंकि आईफोन्स का फ्रंट कैमरा दो एक्सट्रीम एंड पर चल रहा है। इससे पहले के जितने भी आईफोन्स थे उनका फ्रंट कैमरा उतना ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन आईफोन 17, 17 प्रो, 17 प्रो मैक्स और आईफोन एयर जो पिछले साल 4 फोन लॉन्च हुए थे, उन सब का कैमरा ठीक ठाक वाले ऑप्शन से उठकर बिल्कुल बेस्ट पर आ चुका है। लिटरली आप किसी भी प्राइस पॉइंट का स्मार्टफोन उठाकर ले आओ, उन सब का फ्रंट कैमरा इसके आगे पीछे ही रहेगा। और मुझे हैरानी है कि इस फोन को आए हुए 1 साल होने वाले हैं, अभी तक किसी ने इस स्क्वायर सेंसर वाले आइडिया को कॉपी क्यों नहीं करा। मतलब जब डिजाइन या कलर चोरी करना होता है बहुत जल्दी चोरी कर लेते हैं, डब्बे से कुछ निकालना होता है बहुत जल्दी निकाल देते हैं, लेकिन इतना अच्छा फीचर एंड्रॉइड में कोई भी नहीं दे रहा। इसका फ्रंट कैमरा लिटरली मेरे S26 अल्ट्रा से भी ज्यादा बेटर है। इवन फ्रंट कैमरा से वीडियो लेते टाइम भी मुझे इसी का कैमरा ज्यादा अच्छा लगता है। ये स्किन टोन को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखता है इवन इन द वर्स्ट सिचुएशन। स्क्वायर सेंसर होने की वजह से आपको इसमें सेंटर स्टेज मिल जाता है, हालांकि वो किसी भी कैमरा वाले फीचर में काम नहीं करेगा। ये सिर्फ तब काम करेगा जब आप किसी जूम मीटिंग या वीडियो कॉल के अंदर हो। अब मैंने पर्सनली इस फीचर का बहुत ज्यादा यूज नहीं करा, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा इधर उधर मूव करते हुए वीडियो कॉल करते हो तो वहां पर ये आपके लिए काम का फीचर हो सकता है। अब इसका मेन कैमरा भी सरप्राइजिंगली काफी अच्छा है। ये स्किन टोन को थोड़ा सा वार्म या येलोइश टोन में रखने की कोशिश करता है, लेकिन मेरे जैसे सांवले लोगों को ये चीज थोड़ी अच्छी लगेगी। फोटोज थोड़ी कॉन्ट्रास्टी आती है, इसलिए कई सिचुएशन में आपको लग सकता है कि शैडोज में इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आप एडिट में जाकर शैडो को बढ़ाओगे तो वहां पर आपको इंफॉर्मेशन दिखेगी। सबसे अच्छी बात ये फेस पर बिल्कुल नेचुरल टेक्सचर रखता है, ऐसे एआई स्मूथनिंग या कोई फेक डिटेल ऐड नहीं करता। अब जूम करने के लिए ये मेन कैमरा ही इसका इकलौता सेंसर है, तो 2x पर नेचुरली अच्छी फोटो आएगी, बहुत ज्यादा डिटेल्स लॉस नहीं होंगी। लेकिन अगर आपको 3x पर ऐसी फोटोज लेनी है तो उसके लिए आपकी लाइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्पेशली धूप वगैरह में होगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जितनी यहाँ पर लाइट कम होती जाएगी उतनी उसकी क्वालिटी भी कम होती चली जाएगी। अब वीडियो की बात करके मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि आईफोन्स पहले भी बेस्ट थे, आज भी बेस्ट है। आप किसी भी सिचुएशन के अंदर रहोगे वहां पर स्टेबिलिटी से लेकर डिटेल्स तक, कलर से लेकर उसका नेचुरल टोन तक, सब कुछ आईफोन के अंदर आपको सबसे बेटर मिलेगा। लाइट टू डार्क या डार्क टू लाइट सिचुएशन में आप एकदम से स्विच करोगे तो वहां पर जो कंट्रास्ट को मेंटेन करने का काम मुझे नहीं लगता आईफोन से अच्छा दूसरा कोई फोन अभी करता है। पोर्ट्रेट मोड में वीडियोस लोगे तो एच डिटेक्शन ठीक ठीक है, मैं रिकमेंड करूंगा ये F नंबर थोड़ा ज्यादा करके रखोगे तो ये जो ब्लर आएगा वो काफी नेचुरल और बहुत ही सॉफ्ट फील होगा। लास्ट में अल्ट्रा वाइड पिछले साल 12 मेगापिक्सल का था, इस बार 48 मेगापिक्सल का हो गया है। पहले भी वो सबसे वीक था, इस बार भी वो सबसे वीक है। अगर आप मेरी गैलरी देखोगे तो आपको इसमें अल्ट्रा वाइड से खींची हुई बहुत ही कम फोटोज दिखेंगी। मैं जनरली जब इस टाइप की कोई वीडियो बना रहा हूँ वहां पर अल्ट्रा वाइड थोड़ा काम आता है, और अल्ट्रा वाइड फोटोज के अंदर नॉइज आपको लो लाइट में अभी भी मिलेगी। मगर आईफोन का एक बहुत बेस्ट पार्ट ये रहता है कि उनके लेंसेज के अंदर आपको कलर शिफ्ट बिल्कुल नहीं मिलता। चाहे आप फोटोज लो चाहे आप वीडियोज लो, कलर शिफ्ट या किसी भी तरह का कलर टोन के अंदर अंतर आना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। तो ओवरऑल जितना मैंने सोचा था इसका कैमरा उससे काफी बेटर निकला। तो क्या मुझे टेलीफोटो लेंस की कोई कमी महसूस नहीं हुई? हुई। मेरा काम चल जाता है, मैं बहुत ज्यादा फोटोज नहीं लेता, लेकिन हाँ टेलीफोटो लेंस होना चाहिए था। और पता नहीं हम ऐसा बिहेव क्यों करते हैं कि एप्पल ने इसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट क्या दे दिया, हम इस फोन को जस्टिफाई करने लग गए। मतलब 80,000 का फोन खरीदने के बाद भी टेलीफोटो लेंस ना होना इज नॉट गुड। और ये एप्पल की गलती है कि उनके प्रो फोन्स में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से इसके स्पेक्स को कम करके उसे प्रो बनाना पड़ रहा है। बाकी कई लोग मुझसे पूछते हैं कि ये कैमरा बटन काम का है या नहीं है, तो आप किसी भी सिचुएशन के अंदर हो, एक क्लिक के अंदर आपका कैमरा ओपन हो जाता है। ये बहुत काम की फीचर है, लेकिन जैसे ही कैमरा ओपन हो गया उसके बाद ये किसी काम का नहीं है। कई बार ये एक्सीडेंटली प्रेस होकर आपके कैमरा सेटिंग को चेंज कर देता है। तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये है कि ये बटन बहुत हेल्पफुल है, जो ये एक्सीडेंटल टच होता है वो बहुत कम होता है। तो अब चलो फाइनल कंक्लूजन पर आते हैं। सबसे पहले एंड्रॉइड यूजर्स अगर इस पर स्विच करना चाहते हो तो आप लोग क्या क्या मिस करोगे, और ये सारी बातें मैं iOS 27 के हिसाब से बता रहा हूँ। कीबोर्ड अभी भी फिक्स नहीं हुआ है, बहुत बुरा है। थर्ड पार्टी कीबोर्ड का इंप्लीमेंटेशन इतना खराब है कि आप उसको यूज ही नहीं कर पाओगे, आप वापस से इसके डिफॉल्ट कीबोर्ड पर ही आ जाओगे। सेटिंग्स का आइकन अभी भी कंट्रोल सेंटर के अंदर नहीं है, क्लिपबोर्ड भी अभी नहीं आया है, और एंड्रॉइड्स के अंदर ये मेरा पर्सनल फेवरेट फीचर है, डबल टैप करके स्क्रीन को बंद करना, वो भी मैं इसमें नहीं कर सकता। स्टेटस बार पर कोई भी नोटिफिकेशन का आइकन नहीं आता कि किस ऐप से नोटिफिकेशन आ रखी है। फेस आईडी कितना ही अच्छा क्यों ना हो, आई नो एप्पल इतना केपेबल है कि वो चाहता तो फेस आईडी का जो नॉच है वो कम हो सकता था, उसने जानबूझकर नहीं कराया अभी तक। तो एक तो ये नॉच, और दूसरा कई बार हमें ये जब टेबल से उठाकर यूज करना पड़ता है तो वहां पर थोड़ी सी टच आईडी की कमी फील होती है। अब अगर आप ये वाले काम करते हो तो पहले करना छोड़ दो, लेकिन फिर भी इन केस आपको इससे सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा मिलता है तो आईफोन के अंदर आप ये नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आपको ऐप बंद करनी है तो वो एक एक करके ही बंद होगी। अगर आप एंड्रॉइड यूज करते हो और आपने इन सारी चीजों के बारे में नहीं सुना था या आप इतना ज्यादा इन सबको यूज नहीं करते थे, तो फिर आप इजीली आईफोन के ऊपर स्विच कर सकते हो, आपको कोई भी मेजर कमी फील नहीं
नहीं होगी। लेकिन जितनी भी मैंने बातें बताई हैं वो सब आपके बहुत ज्यादा काम की है और आप बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन वाले काम करते हो। आपको टेक्स्ट के साथ बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, फाइल्स के साथ बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है और आपके पास कोई भी मैकबुक नहीं है, तो फिर मैं आपको एज अ एंड्रॉइड गाय रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप एक आईफोन पर शिफ्ट हो। अब अगर आपके पास आईफोन 14 या उससे पहले का कोई आईफोन है और उससे आप इस पर शिफ्ट होगे तो आपको एक डिसेंट जंप फील होगा। लेकिन अगर आप 15, 16 वाले यूजर हो और इस पर स्विच करोगे तो लेने के कुछ दिनों बाद आपको ऐसा लगेगा कि यार स्विच नहीं भी करता तो भी कोई बहुत ज्यादा चीजें मिस नहीं होती। हाँ, सिर्फ एक 120 हर्ट्ज है जिसको आप अप्रिशिएट करोगे। आप लोगों को और जो लोग नया आईफोन खरीदने के बाद सोच रहे हो कि वो एटलीस्ट 3-4 साल तक चलाएंगे, आप दोनों को ही मैं आईफोन 18 ज्यादा रिकमेंड करूंगा। अब बहुत सारे लोगों को सेकंड हैंड आईफोन 16 प्रो मिल रहा होगा, आईफोन 15 प्रो मिल रहा होगा, तो इसके आगे मैं अभी उनको रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि एक तो वो सेकंड हैंड हो गए, नया मिल नहीं रहा। अगर नया मिल रहा है तो आईफोन 16 प्रो लिया जा सकता है इसके आगे, लेकिन अगर नहीं मिल रहा, सेकंड हैंड लेने से अच्छा आप ये खरीदो, ज्यादा खुश रहोगे। बाकी आप लोग मुझे बताओ आपके एरिया के आसपास आईफोन 17 लोकली कहीं मिल रहा है या नहीं मिल रहा है तो कितने का मिल रहा है और कितने यूनिट्स बचे हैं। बाकी एयरटेल ने मेरे साथ क्या किया आपको वो जानना है तो यहां पहुंचो, मैं आपसे वहीं मिलता हूं।